हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फार्माडा 24/7 पर। तो मैं शुभम आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं जो हमारा आजकल जो डेली केस जो आप देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि शेफाली जरीवाला का जो हमको केस देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ जो हैं वो चल रही हैं, पोस्टमार्टम के लिए भी जो है वो रिपोर्ट आनी बाकी है। बट यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है वो अराइज होता है कि भाई ये डेथ क्यों हुई, है ना। सबसे पहला एज अ फार्मा मेंटर, एज अ फार्मा टीचर मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। एक केस स्टडी डिस्कशन हमारे एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, यानी कि यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में हमारे लाइफ स्टाइल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो जिम जो लोग कर रहे हैं उनकी सडन डेथ हो रही है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ देखने के लिए मिली कि हाँ, ये एंटी एजिंग मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे, उस दिन इनका फास्ट था। तो इन सब सारे पहलुओं को अगर हम एक साथ रखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये डेथ्स हो रही हैं, क्यों ये मतलब क्या इसके पीछे कारण है, तो पूरी केस स्टडी मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतनी कम उम्र के अंदर आजकल हमको डेथ भी देखने के लिए मिल रही है, और वो भी सडन डेथ, यानी कि हार्ट से रिगार्डिंग जो हो रही है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले शेफाली जरीवाला, जिसको सभी जानते हैं और इनको जानते अपने कला के लिए थे, यानी कि जो इनका एक सॉन्ग था कांटा लगा, वो काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस भी हुआ था, तो उसी के नाम से भाई ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और इनका 27 जून 2025 यानी कि अभी इनका निधन हुआ, और उसके बाद एक हड़कंप सा मच गया, और मचना जायज़ भी है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ जो हैं, है ना, भाई कार्डियक की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। और जो इनका मेन डेथ का कोज है वो अभी तक रिवील तो नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा आशंका है। और जो डॉक्टर ने बोला उस समय पर तो यही बोला कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से यहाँ पर जो है वो डेथ देखने के लिए मिली है। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर वो एकदम से ड्रॉप कैसे हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि जो बेसिकली ग्लूकोज जो है ना, वो बॉडी के अंदर जैसे ड्रॉप होता है तो एकदम से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। अब उसका कारण हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इनका उस दिन फास्ट था, है ना, उनका उस दिन रिलीजियस रिचुअल के हिसाब से इनका उस दिन फास्टिंग थी। अब फास्टिंग में जो है क्या होता है, देखो पहले का एक अलग कल्चर था, आज का एक अलग कल्चर है, लाइफ स्टाइल उस तरीके से है। अब ग्लूकोज जैसे ही डाउन जाता है तो काफ़ी बार जो है वो बेसिकली हो सकता है कि थकावट की वजह से या कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाता है। तो सारे ही पहलू के ऊपर बात करेंगे, हार्ट अटैक के ऊपर, हार्ट अरेस्ट के ऊपर बात करेंगे, देन उसके बाद एंटी एजिंग की बात करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से एक पूरी केस स्टडी में आप लोगों से के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। अभी हमको समझ में आया कि भैया मुंबई होम के अंदर जब बेसिकली रश फैल गया, हाँ, समझ में आया कि भैया उनकी डेथ हो चुकी है, तो डॉक्टर और पुलिस ने नोटिस करा कि उनका जो ब्लड प्रेशर था वो लो हो गया। सबसे पहला कारण ब्लड प्रेशर लो हुआ, है ना, यानी कि ये जो है ये एक, अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ। सबसे पहला हम समझ रहे हैं कि भैया लो ब्लड प्रेशर हुआ जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट देखने के लिए मिला, है ना। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके अंदर एक और चीज समझ में आई कि ये कुछ एंटी एजिंग के इंजेक्शंस लेते थे, यानी कि कुछ सप्लीमेंटेशंस लेते थे। अब ये जो एंटी एजिंग है ये क्या है? यानी कि वो एक ऐसी सप्लीमेंट्स जो कि हमारी एजिंग को रोकते हैं। एजिंग को अब नेचुरली तो रोका नहीं जा सकता, यानी कि जो मुंह के ऊपर रिंकल्स आ रहे हैं, है ना, जिससे इंसान थोड़ा सा बूढ़ा लगना शुरू होता है, तो उसके सिम्टम्स को लो कर दिया जाता है। एज तो किसी की नहीं रुकी, लेकिन अब देखो जो अपना लाइमलाइट में लोग रहना चाहते हैं उनकी एक सिंपल सी बात है, ये उनके लिए एक चीज़ बन भी जाती है कि उनको हमेशा यंग दिखना होता है। तो ये कोई गलत नहीं है, और ये तो सिंपल से भी हम सप्लीमेंट्स की भी बात करेंगे तो भाई बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल सभी लोग कर रहे हैं आज की तारीख में, और करना कुछ गलत भी नहीं है ना, लेकिन उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन गया, उसके वजह से ब्लड प्रेशर लो हुआ या ड्रॉप करा, ये थोड़ा सा अटकटा लगता है। एज अ फार्मासिस्ट हम लोगों को ये थोड़ा सा अटकटा लगता है। दूसरी बात, एक्सीडेंटल डेथ हैज बीन रजिस्टर्ड। अभी तक कोई अलग से चीज हमको नहीं देखने के लिए मिली कि हाँ भैया कि कोई जो है ये मर्डर का केस है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेन इसका जो रीजन है वो कार्डियक अरेस्ट ही है ना, यानी कि हार्ट स्टॉप हुआ सडनली, ट्रिगर, यानी कि एक शार्प फॉल आया ब्लड प्रेशर के अंदर वाइल फास्टिंग, यानी कि अगेन ग्लूकोज डाउन गया होगा, फास्टिंग हुई होगी, इसकी वजह से उनके साथ ये देखने के लिए मिला। अब तीसरा एंगल इसके साथ ये जुड़ा कि जो रूटीन स्किन केयर है और एंटी एजिंग के इंजेक्शन है वो मिला सैंपल के अंदर, तो अभी हमको ऐसा देखने के लिए लग रहा है कि हाँ इसका कोई रीजन है। भाई देखो, हमको तो नहीं लगता, बाकी हम केस स्टडी के अंदर देखते हैं। तो पुलिस ने रजिस्टर तो कर लिया है यहाँ कि कोई क्रिमिनल केस ये नहीं है। अब यहां समझते हैं दो चीज, कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक अटैक समझते हैं। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली जब हार्ट जो है वो बीटिंग करना स्टॉप कर दे, यानी कि जो कार्डियक अरेस्ट है वो तब होता है जब हार्ट जो है वो बीट ही करना बंद कर दे विदाउट इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन, यानी कि इसके हिसाब से कार्डियक डेथ यानी कि हार्ट का बेसिकली कह सकते हो कि मृत्यु हो जाती है, ठीक है।
अब आता है हार्ट अटैक, यानी कि कार्डियक डेथ हो गई यहां पर। इसके अंदर हार्ट अटैक के अंदर इन्फेक्शन होता है, यानी कि टिश्यू की डेथ हो जाती है ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया। हार्ट अटैक के अंदर जो है ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, यानी कि जो ब्लड जितना पहुंचना चाहिए, अब एक मोटर है, हार्ट एक मोटर है, जब मोटर के ऊपर पानी ही नहीं आएगा तो वो किसको पंप करेगी, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो बेसिकली हार्ट अटैक की पल्स कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है और इसके अंदर पल्स बिल्कुल ही गायब हो जाती है। हार्ट अरेस्ट के बीच में एक छोटी सी डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर बीटिंग रुक जाती है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई ही नहीं आ पाती है। ठीक है, तो ये मेजर एक डिफरेंस है कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अटैक के बीच में। अब यहां पर हमको देखने को मिला है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है ना भाई, इनका मेन रीजन क्या है, अगेन दोबारा चलते हैं, कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट स्टॉप सडनली हुआ है ना, एकदम से बीट गई है ना, हार्ट अटैक नहीं हुआ है, हार्ट अरेस्ट हुआ है, यानी कि हार्ट स्टॉप हुई है, मतलब उसकी जो बीटिंग है वो एकदम से स्टॉप हुई है बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन, यानी कि जिसकी वजह से कार्डियक की डेथ हो गई है ना, मतलब कि हार्ट की डेथ हो गई, यानी कि इंसान की डेथ हो गई। तो कार्डियक अरेस्ट एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर हार्ट जो है वो बीटिंग करना बंद कर देता है, ये हमको समझ में आया है ना, ब्लड की सप्लाई नहीं, यानी कि उसके बाद अब वो पंप करने लायक नहीं बचा ब्रेन तक और बॉडी तक, है ना भाई, हार्ट जो है वो अब पंप नहीं करेगा ब्लड को हमारे ब्रेन तक और हमारी पूरी बॉडी तक। भाई हार्ट का काम क्या है, बेसिकली वो ब्लड को सारी जगहों के हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है ना, क्योंकि हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, हमारे ऑर्गन्स को बेसिकली क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और वहां से CO2 को खींच कर लाता है कौन, हार्ट, है ना। तो हार्ट का तो ये काम ही है। तो एज अ रिजल्ट द पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस विद इन सेकेंड। जैसे ही हमारे ऑर्गन्स तक, ऑर्गन्स के टिश्यूज तक, सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, विद इन सेकेंड जो पर्सन है वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। और अगर उसको एकदम से सही नहीं करा गया, है ना, अब इसके लिए हम बेसिकली CPR वगैरह दे सकते हैं, बट उस समय पर वहां कोई अवेलेबल नहीं था जैसा अभी तक पता लग पा रहा है। तो अगर वहां पर विद इन मिनट इसका अगर एकदम से ट्रीट नहीं करा गया तो इट कैन लीड टू द डेथ, तो इसकी वजह से डेथ हो सकती है। ये पूरा केस अभी तक हमको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कार्डियक अरेस्ट देखो एक चीज और है, अब हम अपनी हेल्थ को थोड़ा सा, अब मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि हम अपनी हेल्थ को थोड़ा सा पीछे रखते हैं, कहते कि एकदम से हार्ट अरेस्ट हो गया, कहते कि हार्ट अटैक आ गया, अरे हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, हम अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, कहते कि एकदम से गिर गया, जिम की वजह से गिर गया, है ना, ऐसा रीजन देखने के लिए मिलते हैं। क्या हम अपने हार्ट की केयर कर रहे हैं, हाँ, क्या हम अपना टाइम टू टाइम कोलेस्ट्रॉल चेक करा रहे हैं, है ना, क्योंकि हार्ट की दिक्कत एकदम से होना भी थोड़ी सी मतलब ऐसा लगता है कि नहीं होती है, उसके पीछे काफी दिनों से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही होती हैं जो हमको शायद नहीं पता होता, है ना। अच्छा, एक रीजन और समझ में आता है इनके साथ कि अभी जो मैं नई रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एपिलेप्सी भी था इनको, लेकिन बचपन में था, कह रहे हैं कि 9 साल पहले उसके वो सही हो गया था, रिकवर हो गया था, अब तो उसके बाद उसके उनको कोई सीजर्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो इसका कोई पहलू है वो अभी पता लगेगा, लेकिन अभी तक उसका भी कोई पहलू नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, इर्रेगुलर हार्ट रेट समझ में आता है कार्डियक अरेस्ट का मतलब, है ना। अच्छा, हार्ट अटैक के अंदर जो होता है वो प्लैग बन जाता है, यानी कि जो आर्टरीज हैं वो बेसिकली ब्लॉक हो जाती है। तो इनके केस में तो अगेन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुई है, हार्ट जो स्टॉप हुआ है वो किसी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है ना, यानी कि अगेन हार्ट अटैक नहीं है ना यहाँ पर, यानी कि इनके हार्ट में भी, मतलब इनको आर्टरीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, कोई प्लैग नहीं बनना हुआ होगा, यानी कि कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुई है अगेन जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में भी बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक अटैक। तो अरेस्ट के अंदर बेसिकली एकदम से इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से हार्ट जो है वो बीट करना स्टॉप कर देता है, बट इन हार्ट अटैक जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता और वो फिर वहां से मोटर की तरह पूरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से फिर जो है इंसान की डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। ठीक है, चलिए, तो ये इतनी बात हमको यहां पर समझ में आ गई कि अगर जब पंप ही नहीं होगा तो इंसान जो है अनकॉन्शियस होकर विद इन मिनट यहां पर डेथ उसकी हो सकती है। ठीक है, तो हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम का माल फंक्शन जो इनके केस में समझ में आता है, जिसकी वजह से हमें समझ में आया कि इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि अरिथमिया, जो मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूं, यानी कि रिदम जो है वो बिगड़ गई, कभी ऊपर कभी नीचे, दैट इज कॉल्ड अरिथमिया, है ना। और उसके बाद फिर एकदम से अचानक से स्टॉप हो गई, तो सीधी सी लाइन आ जाती है जिसके अंदर। ठीक है, तो यानी कि एक बात याद रखना, कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट अटैक नहीं होता है, ये बात हमको पहली बात पता होनी चाहिए। दे आर नॉट द सेम बट रिलेटेड है, बात सिर्फ सेम है, लेकिन ये एक साथ इन चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना कि हम दो सेम है लेकिन हम सेम है बट ये डिफरेंट है चीज़ें। व्हाट हैपन, हार्ट स्टॉप हुआ, बीटिंग होना, हार्ट अटैक के अंदर ब्लॉक हो जाता है हार्ट, दो चीज़, ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज ब्लॉक हो जाता है, लेकिन हार्ट अरेस्ट के अंदर सप्लाई बीटिंग की, यानी कि जो बेसिकली कहते हैं जो बीट हो रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से, वो बीटिंग सडनली खत्म हो जाती है।
कॉन्शियसनेस, इसके अंदर सडन अनकॉन्शियसनेस होती है, इसके अंदर चेस्ट पेन पहले आएगा, मतलब पहले कॉन्शियस रहेगा, पहले दर्द आएगा, फिर धीरे, क्योंकि आर्टरीज ब्लॉक है ना, प्रेशर तो जा रहा है लेकिन कम जा रहा है, इसके अंदर एकदम से अनकॉन्शियसनेस होती है। इसके अंदर सीपीआर की जरूरत होती है, जैसा हमको देखने के लिए मिल रहा है कि वहां कोई नहीं था शायद, इसी वजह से एकदम से सीपीआर भी नहीं मिल पाई, है ना। इसके अंदर या फिर डेफिब्रिलेटरी इमीडिएटली मिलना चाहिए, अब वो तो पॉसिबल नहीं था। यहां पर अर्जेंट हॉस्पिटल केयर की जरूरत होती है, एकदम से ले जाना होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें डिफरेंट होती हैं, जो काफी बच्चे पूछ रहे थे कि कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अटैक बेटर सेम नहीं होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से बता दिया है। अच्छा, इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, अब इसके पीछे क्या कारण है ना, केस स्टडी तो तभी बनेगी ना। हार्ट ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाना, क्या इनको थी, नहीं पता अभी, वैसे शायद नहीं थी, बट अरिथमिया हो गया, यानी कि नॉर्मल हार्ट बीट, क्योंकि इन्होंने फास्ट रखा हुआ था, है ना, तो इसका इससे कोई लिंक है, शायद ग्लूकोज की वजह से, शायद, ठीक है, शायद ग्लूकोज की वजह से। सडन कोलैप्स, नो पल्स रेट, नो ब्रीदिंग, है ना, और इसके हिसाब से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुई और इंसान जो है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब कुछ रीजंस हैं, जैसे कि अरिथमिया, हार्ट अटैक लीडिंग टू द अरेस्ट, ये वाला तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉक, ट्रोमा और ओवरडोज। अब ये ओवरडोज वाला एक एस्पेक्ट समझ में आता है, क्योंकि यहां से लिंक हो रही है इनकी कहानी कि ये लेते थे, क्या लेती थी, ये लेती थी कुछ एंटी एजिंग इंजेक्शंस वगैरह, तो अब उसको इसके साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक कोज समझ में आता है ओवरडोज का, वैसे कोज नहीं है बट समझ में आता है। तीसरा, सीवियर ब्लड लूज, अब ब्लड लूज हुआ ही नहीं था, तो ऐसा कोई कार्डियक अरेस्ट का इनमें अब यही दो तीन चीज समझ में आती है, तो ओवरडोज, या फिर इनको पहले से ही कोई ना कोई कोरोनरी आर्टरी की डिजीज देखने के लिए मिली होगी, वो आफ्टर पोस्टमार्टम वगैरह हमको पता लग जाएगा, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी भी बाकी है, तभी हमको चीज़ों और समझ में आ जाएगी। अच्छा, ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड देना चाहिए, यानी कि सीपीआर उसको एकदम से देना चाहिए, है ना, चेस्ट कंप्रेशन करना चाहिए, और एईडी यानी कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अगर अवेलेबल है तो दे, अन्यथा सीपीआर से दे सकते हैं। तो अचानक दिल रुक गया, ना सांस चल रही है ना पल्स चल रही है, ये कार्डियक अरेस्ट होता है, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। अचानक से दिल का रुक जाना, ना सांस चलना ना पल्स चलना, इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो समझ में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर इनका लो हुआ होगा, अब ब्लड प्रेशर के पीछे हमें एक रीजन समझ में आता है, क्या, अगेन फास्टिंग, यानी कि इनको फास्टिंग रखी थी, इन्होंने फास्ट रखा था, इसकी वजह से हमको समझ में आता है कि इनका ब्लड प्रेशर जो है यानी कि हाइपोटेंशन हुआ होगा, और उसकी वजह से फिर स्ट्रेस की वजह से हो सकता है फिर कुछ कार्डियक अरेस्ट हमको देखने के लिए मिला होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं, है ना, हम तो केस स्टडी पढ़ रहे हैं। तो लो ब्लड प्रेशर मतलब फोर्स ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी इज टू वीक। अब ग्लूकोज डाउन हुआ, फास्ट था, स्ट्रेस होगा दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बेसिकली जो है बॉडी तक जो है वो लो हो गया, जिसकी वजह से ब्रेन तक, हार्ट तक, है ना, ज्यादा अगर ज्यादा डाउन चला गया ग्लूकोज, उससे एक दिन पहले क्या खाया था वो भी हमको नहीं पता, है ना। मान लो आज फास्ट है, एक दिन पहले भी ग्लूकोज का इंटेक कम रहा हो, क्योंकि डाइटिंग वगैरह का भी एक रूटीन रहता है, जब स्किन केयर का इंसान ध्यान रख रहा है तो अगेन डाइटिंग का भी ध्यान रख रहा होगा, तो एक दिन पहले भी अगर ग्लूकोज नहीं खाया और इस दिन भी ग्लूकोज नहीं खाया और स्ट्रेस माइंड के अंदर चल रहा है, तो इसकी वजह से जो है बेसिकली एकदम से हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो भी फेल हो सकते हैं, और अरिथमिया होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि हार्ट क्या है, बेसिकली मोटर पंप है ना, देयर इज नो वाटर तो वो बंद हो ही जाता है, तो योर हार्ट कैन स्टॉप इफ देयर इज नॉट इनफ ब्लड, अगर ब्लड नहीं है तो वो रुक जाता ही है, समझ रहे। तो हमको एक चीज समझ में आ रही है कि बीपी लो हुआ होगा, लेस ब्लड हार्ट और मसल्स तक गया होगा, हार्ट की मसल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई डाउन गई होगी, और हार्ट की जो सेल्स हैं वो इरिटेबल हो गई होंगी, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो गया होगा, और उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट देखने के लिए मिला होगा, जो समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर लो बीपी और ज़्यादा डाउन हो जाता है ना, अगर कार्डियक अरेस्ट और वर्सन हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह भी देखने के लिए मिलती है, सीवियर डिहाइड्रेशन, हार्ट फेलियर, सेप्टिक शॉक, ओवरडोज ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिसिन, एनाफिलैक्सिस, अगर ये सब भी है तो इसकी वजह से भी हमको हार्ट अरेस्ट देखने के लिए मिलता है। अगला एक चीज और समझ में आ रही है यहाँ पर, एंटी एजिंग इंजेक्शन। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने वहां पर देखा कि इनके ये जो मेडिसिन का यूज करती थी, यानी कि जो एंटी एजिंग का प्रयोग करते थे, वो उसका नाम था यहाँ पर ग्लूटाथायोइन, है ना। मैं इससे पहले कुछ और देख रहा था, लेकिन अभी मैंने लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी तो यहाँ पर समझ में आया कि ये इस्तेमाल करती थी ग्लूटाथायोइन, ठीक है। अब ये क्या है सर, ग्लूटाथायोइन इज अ ट्राइपेप्टाइड कंपोज्ड ऑफ 3 अमाइनो एसिड, इसके अंदर 3 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और ग्लाइसिन। तो ये बेसिकली एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है बॉडी के अंदर, तो कुछ गलत तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से इसके द्वारा तो कुछ नहीं है, जिसका हवा बना रखा है, जैसे
जिम वाले लोगों का हवा बनाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि एंटी एजिंग की वजह से ये जो है डेथ देखने के लिए मिली है, ठीक है ना। तीन चीज मिक्स हो गई, एक फास्ट हो गया, एक एंटी एजिंग मेडिसिन हो गई, ठीक है, और तीसरा हो सकता है कि स्ट्रेस का भी एक कारण रहा हो। तो ये तीन चीज जैसे मिक्स हो रही हैं तो वो एक ऐसा माहौल बन गया है कि अब समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो एंटी एजिंग के इंजेक्शन जो हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन होती हैं जो कि बेसिकली क्यों दिए जाते हैं, जिससे कि जो विजिबल साइंस है यानी कि एजिंग के जो साइंस है, रिंकल्स, जो छोटी छोटी लाइंस आती हैं, सैगिंग हो जाना स्किन की, ठीक है, वॉल्यूम बेसिकली लूज होना, लटक जाना, इन सबको सही करने के लिए हम यहाँ पर एंटी एजिंग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये एजिंग को तो रोकते नहीं है ना, अमर तो कोई चीज करती नहीं, लेकिन ये हमको यंगर दिखाते हैं, क्योंकि जब फाइन लाइंस खत्म हो जाएंगी, स्किन थोड़ी टाइट होगी, तो लगता है कि हाँ इंसान थोड़ा सा यंग है, और इस प्रोफेशन में करना भी पड़ता है, कुछ गलत भी नहीं है ना। चलो, अब ये जिसका उपयोग करती थी उसका नाम था ग्लूटाथायोन, जो मैंने अभी आपको बताया, 3 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, कुछ गलत तो है नहीं। ओरल में भी आता है, ओरल टैबलेट में भी आता है, कैप्सूल्स में भी आता है, आईवी इंजेक्शंस में भी आता है, लाइपोसोमल ग्लूटाथाइन भी आते हैं, ग्लूटाथाइन प्रीकर्सर यानी कि लाइक एन एसिटाइल सिस्टीन की तरह ये यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये 3 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। इसकी एक्टिव फॉर्म होती है GSH, और बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसकी होती है बिकॉज ऑफ द सल्फा हाइड्राइल यानी कि SH ग्रुप ऑफ द सिस्टीन, ठीक है। और ये सिंथेसाइज कहां पर होता है, साइटोसोल। इस बार यहां से क्वेश्चन भी हमको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, कॉमन टाइप ऑफ एंटी एजिंग इंजेक्शंस, क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि अब ये कितने प्रकार के एंटी एजिंग इंजेक्शंस होते हैं। लाइक बोटॉक्स, तो बोथुलिनियम टॉक्सिन यहां पर आता है, ठीक है, जो कि बोटॉक्स के नाम से आपको देखने के लिए मसल्स को रिलैक्स करता है, रिंकल्स को बाय बाय करता है, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट है वो 3 से 4 महीने देखने के लिए मिलता है, लेकिन कोई भी चीजें परमानेंट तो है नहीं, है ना। देन डर्मल फिलर्स आते हैं, यानी कि जो मुंह के ऊपर बेसिकली जो लाइंस को, जो डीप लाइंस होती है, इनको फिल करने का काम करते हैं, लाइक हेलोनिक एसिड। अब इसका तो बहुत ऐड देखने के लिए मिलता है, ये ज़्यादातर स्किन केयर के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसको डाल दिया जाता है हेलोनिक एसिड को, जिसकी वजह से जो तुम्हारी डर्मल फिलर्स हैं, यानी कि जितने तुम्हारे मुंह के अंदर ये छेद वगैरह हैं, डीप लाइंस हैं, इन सबको फिल कर देता है। और जो वॉल्यूम लॉस हो चुका है चीक्स पर, ठीक है ना, तो लिप्स पर, अंडर आई लाइन, इसकी वजह से जो हमको एजिंग ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, उसको फिल करने का काम करता है, ठीक है। इसका भी असर जो है वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक देखने के लिए मिलता है। तो फिलर का काम है जहाँ घाटा है वहाँ भरपाई करता है, तो जहाँ पर गड्ढा हो रहा है, जहाँ पर गड्ढा हो रहा है, उन सबको भरने का काम ये फिलर करते हैं। देन PRP आते हैं कुछ, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि किसी ब्लड निकाला जाता है उस पर्सन का, उसको प्रोसेस करा जाता है, उसको प्लेटलेट रिच बनाया जाता है प्लाज्मा को, और उसको दोबारा से फेस के ऊपर इंजेक्ट कर दिया जाता है फ्रेश होकर प्लेटलेट से, जिससे कि वो हील होकर और ज़्यादा ग्लो कर जाए, ठीक है ना। तो इसका दूसरा नाम है वेम्पायर फेशियल, ठीक है ना, इसका नाम है वेम्पायर फेशियल। ये सब अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अपना ही खून अपने चेहरे के लिए नेचुरल ग्लो का इंजेक्शन का काम करता है, ठीक है। ये सब नहीं करना चाहिए, देखो मतलब ठीक है, कर भी रहे हो तो अंडर द सुपरविजन ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट इन सबको परफॉर्म करना चाहिए। देन म्यूजोथेरेपी होती है, जिसमें विटामिन, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, इन सब के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो ये सब तो इन सब का उपयोग नहीं कर रहे थे, है ना, इन तो सिंपल से एक देखा है हमने जिसका उपयोग कर रहे थे, लेकिन ये सब क्लासिफिकेशन है। जैसे कि म्यूजोथेरेपी स्किन की मल्टीविटामिन ड्रिप का ये काम करती है। तो मेरे को यहां पर लगता है कि एंटी एजिंग इंजेक्शंस जो हैं वो कार्डियक अरेस्ट से किसी भी प्रकार से डायरेक्टली कोज नहीं करते, वाइल फास्टिंग ऑल्सो, ठीक है। हमको नहीं लगता ऐसा, हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि एंटी एजिंग इंजेक्शंस डायरेक्टली कोज नहीं करते कार्डियक अरेस्ट, अगर वहां पर फास्ट भी है या नहीं है, ठीक है। सीवियर एलर्जी हो सकती है, जैसे कि एनाफिलैक्सिस किसी इंग्रेडिएंट की वजह से हो सकता है, लेकिन जब ये इतने लंबे समय से यूज कर रहे थे तो हमको नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई एलर्जी हुई होगी। अगर हाँ कोई ब्रांड चेंज करा हो, तो अब ये भी स्टडी होनी बाकी है कि अगर ब्रांड चेंज करा हो और कोई सोल्ट चेंज करा हो सकता है पहले कोई और सोल्ट चल रहा हो, तो उसकी वजह से हमको यहाँ पर एक शब्द निकल कर आता है एनाफिलैक्सिस, यानी कि सीवियर एलर्जी का ये केस हो सकता है, मे बी, ठीक है, मे बी। तो द प्रोसीजर इज डन अनसेफली या फिर अनसैनिटरी कंडीशन, ये भी एक रीजन हो सकता है कि कुछ प्रोसीजर में कुछ प्रॉब्लम आई हो, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट कंडीशन जो है एक्सट्रीमली स्ट्रेस हो सकता है, मैंने क्या कहा, अगर बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस है तो हम इन सब चीज़ों को आपस में लिंक कर सकते हैं, ठीक है। हमको इतनी बात समझ में आई कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ठीक है, एंटी एजिंग क्या होती हैं, तो हमको इतनी बात चीज़ें यही समझ में आई हैं कि सीवियर एलर्जी का यहाँ पर केस ये हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट का ये मेन केस था, ठीक है। तो हम एट द लास्ट कंक्लूजन के अंदर यही कहना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखो, अपनी हार्ट की केयर को भी मेंटेन रखो, ठीक है।
देखो मौत और कह सकते हो कि जन्म और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम अपना ध्यान रख सकते हैं सिर्फ। वो कैसे रख सकते हैं? अपने डाइट को अच्छा रखकर, खाना पीना अच्छा खाकर, दूसरा अपने हेल्थ चेकअप्स को टाइम टू टाइम कराकर, ठीक है। क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर हमको अपने हार्ट का चेकअप कराना, साथ में अपने बॉडी की पूरी एक बार प्रोफाइलिंग 6 महीने में या साल भर में एक बार करा लेनी चाहिए, जिससे कि हमको पता लग सके कि हमारे अंदर कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, ठीक है। तो यही कहना चाहूंगा कि इस केस के हिसाब से हमको ये समझ में आता है कि कार्डियक अरेस्ट, व्हाट इज कार्डियक फेलियर, हार्ट अटैक क्या होता है, एंटी एजिंग क्यों लेनी चाहिए, किस लिए ली जाती हैं, और क्या इसका कोई कार्डियक अरेस्ट से फंक्शन था, नहीं था। तो हमको एट लास्ट ये समझ में आया कि फास्टिंग यानी कि उससे पहले क्या खाया, एक दिन पहले जो मुझे समझ में आता है, एक दिन पहले क्या खाया वो हमको नहीं पता। आज क्या खाया, आज कुछ नहीं खाया, ग्लूकोज ड्रॉप हुआ जिसकी वजह से ब्लड शुगर डाउन गई, हो सकता है उसकी वजह से बीपी डाउन होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट देखने के लिए मिला हो, क्योंकि स्ट्रेस भी, कोर्टिसोल के लेवल्स भी बढ़ते हैं, हार्मोन्स में मैंने आपको पढ़ाया। तो ये सब कुछ हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या हिस्ट्री उन दिनों का क्या स्ट्रेस लोड था और कैसे वो फास्टिंग के दौरान आते आते वो ड्रॉप हो गया। लेकिन मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया कि एंटी एजिंग को इसके द्वारा कैसे लिंक करा जा रहा है। तो ये था मेरी तरफ से ओवरव्यू। अभी कोई नया अपडेट आएगा देन आपको उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन पढ़ाकर हम केस स्टडी को इसी तरीके से चलते रहेंगे। अगर आपको किसी और भी केस स्टडी की नीड हो, या फिर हमको कोई और मेडिसिन या फिर किसी भी के भी ऊपर, जैसे जिम के ऊपर स्टेरॉइड्स या फिर कुछ भी अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, सबक है, बाय बाय बच्चों।